समझदार तब होता है। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे सब लोग बढ़िया साहब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शाबाश शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा मत कर मेरे भाई। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? चलिए बच्चों, ये सब बाद में बात करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी। है ना? अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो यार देखो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं घर पे छुट्टी पे हूँ। आपकी क्लास केवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका कल टेस्ट है ना। तो अपन थोड़ा सा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे पढ़ाई पे आते हैं। क्योंकि मुझे अगर खांसी तेज आई तो मैं क्लास क्या है बीच में रोकनी पड़ सकती है ना। तो चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं भाई। हाँ बेटा, रेस्ट कर रहे हैं, घर पे ही हूँ। पर क्लास लेना जरूरी है ना यार। तुम्हारा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ा लूंगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, है ना, शुरू किया जाता है। हम्म, थोड़ी सी आवाज हो सकता है यार कम आए, तो एक तो अपना वॉल्यूम सारे बढ़ा लो आप फुल, ठीक है। उसके बाद भी कम आए तो मुझे मतलब इन्फॉर्म कर देना आप, ठीक है। हाँ बेटा, स्क्रीन रोटेशन करेंगे, बस ये हो गया। चलिए, तो हमने कल लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने कल लास्ट में पढ़ा था प्रॉपर्टी। आपका कहाँ है फाइल यार? अच्छा, आपका फाइल तो मेरे पास है नहीं, कल तो मैंने वहां से क्लास ली थी। कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है या कल कहाँ तक, या वैसे ही बता दो। कल आखिरी तो सीरीज के सवाल कराए थे ना, प्रॉपर्टी 6 में सीरीज के सवाल के बाद थोड़ा प्रॉपर्टी बताई थी। अच्छा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है प्रॉपर्टी का, ठीक है, समझ गया बेटा। तो अब देखो, इसका सेकंड पार्ट, प्रॉपर्टी 6 का सेकंड पार्ट जो है, ये आखिरी प्रॉपर्टी है, वही है ना इस चैप्टर की, ये मान लो आप।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला जो होता है मतलब देखिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं होगा, उसके बाद और चीजें आएंगी, है ना। ठीक है, चैप्टर नहीं खत्म होगा, पर प्रॉपर्टी लास्ट है, मतलब जो भी सवाल अब बनेंगे वो इन प्रॉपर्टीज से ही मतलब हम आगे पढ़ेंगे ना। अभी तो मैंने क्वेश्चन ज्यादा कहाँ कराए बेटा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अभी पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अभी क्या टेस्ट में इसमें बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, इसलिए 1 मिनट यार। चलो बाद में बातें करेंगे भैया, है ना। मैं गलत लिख दूँ फिर दिमाग चल नहीं रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, याद करना बड़ा आसान है। ये वही फॉर्मूला tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो क्या होता है, tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, वही फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला कब लगता है, इसकी कंडीशंस है। पहली बात तो कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तभी लगेगा। साथ में एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, मतलब ये जो नीचे 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा है, देखो यहाँ तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो बच्चा ये, अब अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी तो ये भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है ना। ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए, कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया, तो फिर इसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अभी कैसे ये क्यों हुआ पाई प्लस, ये अपन फुर्सत में देखेंगे, है ना, जब मंडे को आपकी क्लास लूंगा मैं, है ना। अभी आप इसमें मत उलझो, ठीक है। इसको देखेंगे अपन, इसका डेरिवेशन भी और पूरी चीजें समझेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लो बस, कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो पाई जोड़ देते हैं। तो बस मोटा मोटा आइडिया आपको दे देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे। देखिए, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब क्या है कि tan इनवर्स में जब एक्स पॉजिटिव डालोगे तो एंगल जो आएगा, ये tan इनवर्स एंगल जो आएगा, ये 0 से 90 आएगा भैया, ये एंगल 0 से 90। और बेटा उमंग, मंडे से ऑफलाइन का यार देखो, अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं आई है, जैसे आ जाएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हम अगले दिन से लगा देते हैं, बच्चों को आने का टाइम भी मिल जाएगा एक आध दिन। ठीक है तो आपको जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई मतलब ए प्लस बी। और समझो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि अभी तुम कुछ सवाल मत पूछना भैया 1 घंटे तक, है ना, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। ठीक है, तभी ठीक नहीं है, तो बस शांत हो जाओ, फिर एक साथ बता देंगे। अभी बस पढ़ लो 11:15 तक, उसके बाद पूछ लेना। देखो ये क्या है बच्चों, एक्स अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स एक्स जो एंगल है वो 0 से 90 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल एक्यूट एंगल है। अब बच्चों tan इनवर्स वाई जो है वो भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई भी, क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये भी एक्यूट एंगल आएगा। ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, है ना, 0 से 90 0 से 90, तो इनका सम कितना आ सकता है, इनका सम जो आएगा, इन दोनों का जो सम होना चाहिए, वैसे दोनों 0 से 90, तो दोनों का सम 0 से 180 होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, ये बात समझते हो। तो अब समझना है यहाँ पे कि देखो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई भी 1 से छोटा, तो ये पूरा पॉजिटिव। तो tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, जो भी एंगल आएगा पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में आ जाएगा, दोनों का, दोनों एंगल का सम। पर बच्चों यहाँ देखना, अगर एक्स वाई क्या हो गया 1 से बड़ा, तो देखो ये पॉजिटिव, यहाँ समझो, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो tan इनवर्स के अंदर क्या नेगेटिव। अब tan इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव नंबर डालते हैं, tan इनवर्स के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो एंगल आएगा वो -π/2 से 0 आएगा, मतलब ये -π/2 से 0 नेगेटिव एंगल आएगा। पर एक बार बताओ, ये दोनों एंगल्स क्या है, 0 से 90, तो दोनों का सम, दो एंगल अगर 0 से 90 है तो दो एंगल्स का सम बेटा नेगेटिव कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इनको, इसका मतलब ये तो देगा tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव, क्योंकि एक्स बार 1 से बड़ा है, तो ये क्या देगा, नेगेटिव एंगल -π/2 से 0। तो -π/2 से 0 देगा, तो उसको इसके बराबर बनाने के लिए पाई जोड़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। हाँ बच्चों, एक और बात अब अगर यहाँ पर XY1 आ गया तो उसमें तो चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, एंगल सीधा सीधा 90 हो जाएगा। अब देख सकते हो कि ये लगाओ या ये लगाओ, क्या बनेगा, इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, तो XY अगर 1 हो गया तो चिंता की बात क्यों नहीं है वो बता देता हूँ। देखिए, अगर XY 1 हो गया तो Y को 1/x लिख सकते हो। ध्यान रखना एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो ये चीज हो जाएगी tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई को क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 1/x,
ठीक है। और अगर x पॉजिटिव है तो tan वर्स 1/x को सीधा सीधा cot इनवर्स x लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी के तहत। और tan वर्स प्लस cot इनवर्स हमेशा क्या होता है बच्चों, π/2। ठीक है। तो अगर x y 1 है तो π/2 हो जाएगा। वैसे ही चीज जब डिराइव करेंगे तो समझ में भी आ जाएगी कैसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हुआ। यार स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ हो रही है ना। ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, कैसे क्या करना है। अब देखो। अरे यार ये मैंने किसमें पढ़ा दिया। Shit, ये मैंने किसी और के उसमें पढ़ा दिया आपको। कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना। ये लो। ये लो भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, है ना। अब देखते हैं बच्चों सवाल। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा मैंने इसी से देख लेते कल शाम वाले में से ही। देखो tan वर्स 5 माइनस tan वर्स 3 प्लस tan वर्स 7/9। ठीक है, ये प्रॉब्लम है मान लो। ठीक। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये tan वर्स x माइनस tan वर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि x मतलब 5 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है ना, तो tan वर्स x माइनस tan वर्स y का फॉर्मूला। तो बच्चों इसका फॉर्मूला तो सीधा लग जाता है बिना किसी कंडीशन के। tan वर्स x माइनस tan वर्स y में कोई केस नहीं बनता, आपको कल बताया था। वो तो सीधा सीधा होता है tan वर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये है ना, प्लस tan वर्स 7/9। अब क्या हो रहा है देखो, ये बच्चों कितना हो जाएगा, tan वर्स ऊपर आ जाएगा 2। यहाँ देखो ऊपर कितना आ जाएगा 2, नीचे आएगा 16। तो 2 से 16 काटेंगे कितना आएगा 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। ठीक है बच्चों। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है tan वर्स x प्लस tan वर्स y का। अब समस्या ये कि पाई जोड़े कि ना जोड़े, है ना, यही होता है ना इसमें कि पाई जोड़े कि ना जोड़े। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी बच्चों, आपको सीधा फॉर्मूला लगाओ पहले। tan वर्स क्या लिखोगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देखो यार ये x 1/8 है, y भी 7/9 1 से छोटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, 1 से छोटा। ठीक है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। और उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या एलसीएम लिया आपने 72। ठीक है, तो ये कितना होगा 9 प्लस 56। नीचे से भी एलसीएम लिया 72, तो 72 माइनस 7, है ना, और ये 72। तो 72 से 72 कट गया, ये 65 और ये भी 65 कैंसिल हो जाएगा, तो tan वर्स क्या बचा 1। ठीक है। tan वर्स 1 बचा, और tan वर्स 1 कितना होता है π/4। ये आंसर आ गया। समझ गए बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना, एक और क्वेश्चन देखो। ये करना है हमें सेक इनवर्स 5√5/11 प्लस कॉस इनवर्स 24/25। ठीक है। प्लस साइन इनवर्स 1/√10। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ गया, पढ़ा तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, क्या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है क्या? होता है, लेकिन हमें नहीं याद करना। ठीक है, सारे फॉर्मूले नहीं याद करने। हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल को कैसे डील करेंगे समझाता हूँ आपको ना, बस उसी फॉर्मूले से करना है, सारे सवाल tan इनवर्स से ही करना है। कल जो सीक्वेंस आई थी उसमें भी हमने सबको tan इनवर्स में बदल लिया था। तो देखो ऐसे समझो कि बच्चों ये एक एंगल है ए, ये सब एंगल्स हैं, ये बी, और ये एंगल है सी। ठीक है, मान लो ये थीटा, है ना, क्लियर।
कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों मान लेते हैं कि जो सेकंड वर्स 5√5/11 है बच्चों, इसको मैं एंगल ए मान लेता हूँ। अगर मैं इसको एंगल ए मानता हूँ तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√5/11। और इतनी कॉमन सेंस मुझ में है कि मैं बोल सकता हूँ सेकंड वर्स के अंदर क्या डाला है 5√5/11 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ए क्या है एक्यूट एंगल है, ये भी समझ में आता है, ए एक्यूट एंगल होगा। तो बच्चों अगर ए एक्यूट एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, ये एंगल ए ले लेंगे, सेक ए की वैल्यू पता है आपको, तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि टेन ए निकालेंगे, टेन ए कितना आएगा 2/11 है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ 2/11, सही है। तो हमने इस एंगल ए को, इसको एंगल ए माना था, उसको ए को हमने टेन वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है तो एंगल ए ही। ऐसे ही जो दूसरा वाला एंगल है ये बच्चों, इसको मैंने बी एंगल मान लिया। लेट कॉस इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू एंगल बी, सही है। तो बेटा यहाँ से कॉस बी आ जाएगा कितना 24/25, और हम ये जानते हैं कि कॉस के अंदर क्या रख रहे हैं पॉजिटिव नंबर, तो कॉस इनवर्स का आंसर 0 से पाई आता है, बट पॉजिटिव डालोगे तो 0 से पाई/2 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो बी है, बी वो भी एक एक्यूट एंगल है। अगर बी भी एक एक्यूट एंगल है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल है तो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो ये बी फॉर्म कर दिया ट्राइंगल। अब कॉस बी 24/25 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 7 है ना, सबको पता है। तो यहाँ से एंगल बी को 10 की फॉर्म में लाना है तो हम 10 बी निकालेंगे, 10 बी कितना 7/24, तो बी कितना आ जाएगा बेटा 10 इनवर्स 7/24, ठीक है, ये बी एंगल आ गया। ऐसे ही बच्चों क्या करेंगे, तो तीसरा एंगल था कौन सा ये वाला, इसको हम वापस से सी एंगल मान लेंगे। तो मान लिया लेट साइन इनवर्स 1/√10 इक्वल टू एंगल सी, ऐसा अज्यूम कर लिया, सही है। तो यहाँ से बच्चों साइन सी कितना आ गया, साइन सी 1/√10, और सी भी क्या है एक्यूट एंगल है, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि साइन वर्स में अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे 1/√10 तो सी का आंसर 0 से पाई/2 आएगा। तो सी भी एक्यूट एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जा सकता है। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कितना होगा 3। तो अगर इस एंगल को 10 की फॉर्म में लाना है तो मैं 10 सी निकाल लूंगा इस ट्राइंगल से, वो होगा 1/3। 10 सी कितना होगा 1/3, तो सी कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3, ठीक है। तो बच्चों इतनी मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी। अब सवाल क्या बनेगा, देखो हमसे पूछा इन तीनों एंगल्स का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ देखो, हमारा जो सम हमको निकालना है वो क्या सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए है टेन इनवर्स 2/11 निकाला था हमने, ठीक है। एंगल बी क्या था, टेन इनवर्स, बी क्या निकाला था एंगल, ये रहा 7/24, 7/24। और सी क्या निकाला था, 10 इनवर्स 1/3 निकाला था, चेक कर लेते, ये रहा 10 इनवर्स 1/3। तो बच्चों अब ये निकालना है आपको ना, ये सम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, दो दो में फॉर्मूला लगाएंगे, तो तीन है ना, दो दो में लगाते हैं। तो मान लेते हैं पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा लिया, तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाया तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो दिस प्लस दिस अपॉन, अपॉन में क्या आएगा 1 - x y। अब इसमें पाई जोड़े या न जोड़े वो खुद अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे। इसको तो चलने दो 10 इनवर्स 1/3 है ना, पाई जोड़ना है कि नहीं जोड़ना वो कैसे समझ में आएगा, देखो ना ये नीचे देखो, एक्स और एक्स इंटू वाई किया है मैंने, ऊपर आ रहा है 14, नीचे आ रहा है 11 × 24, मतलब ये क्या है प्रोडक्ट, वन से छोटा, तो वन से छोटा है तो कोई पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है पाई जोड़ने की। तो उसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10 वर्स, अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा 11 × 24, नीचे भी 11 × 24 एलसीएम ले लो और एलसीएम एलसीएम काट दो, तो ऊपर आएगा 48 प्लस 77, नीचे कितना आएगा 11 × 24 कितना होता है 264, 264 माइनस 14, ठीक है, ये आ रहा है। और ये 10 इनवर्स 1/3। अब देखना बेटा 10 इनवर्स 48 प्लस 77 कितना होता है 125, ये आ गया बच्चों 125, और नीचे आ गया 250, और इसको तो ऐसा कैसा लिख देने का है 10 इनवर्स 1/3, और 125 ये कैंसिल हो जाएगा 250 से, तो कितना हो जाएगा ये हाफ। ये हो गया बच्चों 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/3। तो अब इसमें फिर फॉर्मूला लगाना है, कैसे, कि 10 वर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सही है। तो यहाँ से जब आप एलसीएम ले लोगे तो टेन वर्स आ जाएगा 1, तो टेन वर्स 1 आ जाएगा कितना बच्चों? टेन वर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग, है ना? ठीक है। चलिए, तो ये आपने कर लिया। मैं एक सवाल मैंने यार कल ऐसे शाम को बना के करवा दिया था बच्चों को, मैं भूल गया। एक मिनट, वो सवाल भी ले लेता हूँ। अच्छा सवाल बन गया था वो, है ना, मजाक मजाक में। यार वो तुम्हें कराया था, उनको कराया था यार, मजाक मजाक में तुमको करा दिया था शायद। हाँ, उनको नहीं कराया। आपको करने दें? हाँ बेटा, बहुत सारे करने को मिलेगा आपको, तो टेंशन ही मत लो। हाँ, वो सवाल तुमको कराया था यार, एक्चुअली उनको कराना था। तो आपकी पीडीएफ में से देख के उनको कराना है शाम वाले बैच को ना। आपको करा दिया था मैंने ऐसे एक सवाल। इसमें वो कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा बन रहा था, उसको 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिखा था, याद है? कल ही कराया था शायद ये सवाल। ठीक है। हाँ बेटा, हर बार क्वेश्चन को टेन वर्ड्स में बदलना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है ना। ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं बता देता हूँ। रुक जाओ। चलो, आप ये बताओ फिर, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ये निकाल के बताओ मुझे फटाफट से इसकी वैल्यू। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ये निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, फटाफट से। चलिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर आगे एकदम करेक्ट। कई बच्चों का आंसर जीरो आ रहा है यार, तो उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पाई नहीं जोड़ा बच्चों उन्होंने, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से बड़ा होता है तो तुमने पाई नहीं जोड़ा है, सीधा सीधा कर दिया। जिनका भी जीरो आ रहा है उन्होंने एक गड़बड़ कर दी भैया। इतना बताया कि एक्स वाई का प्रोडक्ट चेक करो हमेशा, अगर वो वन से बड़ा है तो पाई जोड़ना है। नहीं, गलत आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, 2 पाई प्लस टेन वर्स 3/4। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखो जरा करके बताते हैं आपको, है ना। देखो, टेन वर्स 1 प्लस, नहीं यार, इतने गलत गलत आंसर क्यों निकाल रहे हो? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, उसमें भी गड़बड़ कैलकुलेशन में। देखो, ये निकालना है ना, तो किसी भी दो को पकड़ लो पहले। ये तो भाई वैसे भी टेन बाई वन तो पाई बाई फोर ही होता है, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो देखना, टेन इनवर्स 1 को तो ऐसा का ऐसा रहने दिया, इन दोनों में लगाया फॉर्मूला। देखिए, टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब समझो यहाँ पर एक्स वाई क्या है, 6 है, 1 से बड़ा है एक्स वाई, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पाई जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन वर्स 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर 5 नीचे -5, तो -1। ठीक है, और ये पाई। अब टेन वर्स -1 जानते हो कितना हो जाता है? अरे नाले को, टेन वर्स -1, टेन वर्स ऑड फंक्शन होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस टेन वर्स 1 और टेन वर्स 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा पाई। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, हाँ, ऑड फंक्शन है।
तो अब ऐसे ही एक काम करो भैया, आप ढंग से करना यार, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कुछ भी आंसर निकाल रहे हैं, ऐसे मत करो। ये निकाल के बताओ, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, ये निकाल के बताओ ये कितना आएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर तो आ गए वैसे। ये माइनस पाई बाई टू कहाँ से लाया यार, ये पाई कहाँ से आया, क्या कर रहे हो बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने में गड़बड़ है यार, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा होती है। ऐसे करोगे क्या एग्जाम में तुम कल है? सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें गलतियां कर रहे हो। देखो, कॉट इनवर्स 1 हमें नहीं आता फॉर्मूला, तो क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो इसको 1 अपॉन मतलब टेन वर्स 1 अपॉन 1 मतलब 1 लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, टेन वर्स 1/2, क्योंकि पॉजिटिव है 2। और कॉट इनवर्स 3 को टेन वर्स 1/3 लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी बताई थी कल ही। अब देखो, ये है टेन वर्स 1 प्लस ये है, इसको सॉल्व करेंगे, टेन वर्स हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ ना। यार कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ कर सकते हैं इतनी, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। तो यहाँ से एक बार बताओ कि यहाँ नीचे एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना था, एक्स वाई का प्रोडक्ट है 1/6, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कुछ पाई जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, सही है ना, बिल्कुल पाई जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अभी कितना आएगा, टेन वर्स 1, और जो ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा टेन वर्स 1 प्लस का ही है ना, तो टेन वर्स 1 कितना होगा, पाई/4 प्लस पाई/4 इज पाई/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, पाई/2। ठीक है, अब ये नोट क्यों लिखा है मैंने, इसको आप याद रख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक, ऐसे। तब एक तरीका और बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने 11th में, अभी सर ने भी बताई थी यार कि ट्रिग्नोमेट्री आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से दिखी, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एक, है ना, वो बताता हूँ क्या है। देखो बच्चों, एक और तरीका है इसका, पहले वाले सवाल का, उसके लिए बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ आपको 11th का क्या कॉन्सेप्ट था। आपने पढ़ा था कि इन अ ट्राइंगल, है ना, ये पढ़ा था आपने कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, किसी ट्राइंगल एबीसी में tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी की जो वैल्यू होती है वो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी होती है। कितने लोगों को याद है? अरे प्लस नहीं यार, इंटू इंटू इंटू, tan ए इंटू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, कितने लोगों को याद है ये प्रॉपर्टी? हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है, गुड। तो ये तो प्रॉपर्टी सबको याद है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है देखना, कि इफ, उल्टा, है ना, कि अगर, if for three angles, if for three angles ABC, for any three angles ABC, if tan A plus tan B plus tan C equal to tan A, tan B, tan C, then A plus B plus C equal to n pi, where n is an integer। ध्यान रखिए। तो ये tan A plus tan B plus tan C, tan A tan B tan C कब होता है,
जब जब ए और बी और सी का सम क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई होता है। क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब चूंकि मल्टीपल ऑफ पाई में प्रॉपर्टी लगती है तो ट्राइंगल के लिए तो लगनी ही है, क्योंकि ट्राइंगल में तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, तो ट्राइंगल में तो लगनी है। लेकिन अगर तीन एंगल्स का सम 2 पाई होता तो भी ये प्रॉपर्टी लगती। तीन एंगल्स का सम जो है अगर वो माइनस पाई होता तो भी ये प्रॉपर्टी लगती। अगर तीन एंगल्स का सम जीरो होता, क्योंकि जीरो एन पाई लिखा है ना, एन जीरो भी हो सकता है, ये होता तो भी प्रॉपर्टी लगती है। तो ध्यान रखो, ट्राइंगल में ऐसा होता है, पर अगर ऐसा हो रहा है तो वो जरूरी है ट्राइंगल हो, फिर उस केस में ए प्लस बी प्लस सी का सम एन पाई हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब अपन इस सवाल को, जो पिछला सवाल था, वो करने की कोशिश करते हैं। समझना, टेन इनवर्स वन, टेन वर्स टू, टेन वर्स थ्री, ये था। इसको एंगल को मैंने ए मान लिया, इस एंगल को बी मान लिया, इस एंगल को सी मान लिया। तो बच्चों टेन ए कितना आ गया, वन। टेन बी कितना आ गया बच्चों, टू। और टेन सी कितना आ गया बच्चों, थ्री। अब यह मजेदार चीज है, वो ये जो नंबर है वन टू थ्री, इनमें एक मजेदार चीज है कि वन टू और थ्री का जो सम होता है वही वन और टू और थ्री का प्रोडक्ट होता है। देखो जरा, है ना, समझ में आई बात, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों का जो सम है वही इनका प्रोडक्ट है। मतलब इस केस में जो इन तीनों का समेशन है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, वही इन तीनों का प्रोडक्ट है। ऐसे लिखते थे इसको शॉर्ट में ना। तो इस केस में अगर ऐसा हो रहा है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए और बी और सी का सम क्या रहा होगा, एन पाई रहा होगा। यहाँ पर एन क्या होगा मुन्ना, कोई भी इंटीजर। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखें कि टेन इनवर्स वन जो है एक एक्यूट एंगल है, टेन इनवर्स टू पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं, ये भी एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि ए जो है बच्चों वो भी 0 से 90 के बीच का एंगल है, बी भी 0 से 90 के बीच का एंगल है, और सी भी 0 से 90 के बीच का एंगल है। एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ से क्या, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में आएगा। सबको ऐड कर दिया, सब पाई बाई 2 से छोटे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। साथ में हमने ये भी प्रूव किया कि इन तीनों का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई भी है। तो एक बार बताओ, 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से 3 पाई बाई 2 में कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई आता है एकमात्र? 0 से 3 पाई बाई 2 में मल्टीपल ऑफ पाई क्या आता है, केवल पाई। इसका मतलब दोनों कंडीशन को अगर मद्देनजर रखें तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी केवल पाई हो सकता है, और कोई संभावना नहीं है ना। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या था, ये तो था। इसका मतलब इसका सम कितना आ गया, पाई। समझ गए यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है? चलिए भैया, है ना। तो मान लो अब आपको वापस से प्रॉपर्टी नंबर 2 याद दिला देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, भूले तो नहीं तुम लोग। साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री डिवाइडेड बाय कॉट इनवर्स वन प्लस कॉट इनवर्स टू प्लस कॉट इनवर्स थ्री। इसकी वैल्यू निकालनी है सपोज, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, ये तो आपको याद करने को बोला कि साइन वर्स, ये तो साइन है, ये तो कितना होता है, ऊपर वाला पाई होता है, नीचे वाला कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2। अब साइन वर्स साइन एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 काम करेगी अब यहाँ पे ना। तो आपको बताया था साइन वर्स साइन एक्स को सीधा एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पर 2 जो है वो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, 2 तो बड़ा हो गया। इसका ना फिर लगाएंगे हम क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो अब देखो पाई माइनस 2 कितना हुआ, 3.14 माइनस 2, 1.14। तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज पाई माइनस 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना। याद आया, भूल गए? चलिए भैया आगे बढ़ा जाए अब। देखते हैं ना। लिखो नेक्स्ट।
देखो अब देखो अगला सवाल क्या है कि बेटा लास्ट लाइन क्या समझ नहीं आई, मैं समझा नहीं। बेटा फिर वही बात है ना, तुम प्रॉपर्टी नंबर 2 भूल गए यार। अब साइन वर्स साइन एक्स, देखो साइन वर्स साइन एक्स अच्छे से पढ़ा करो यार, कल ही तो खत्म की प्रॉपर्टी 2। ये साइन ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, अगर ये जो एक्स है ये -π/2 से π/2 हो, -π/2 से π/2 हो, ठीक है। तो -π/2 से π/2 तो नहीं है 2, है ना, ठीक है। तो इसको मतलब क्या लिखेंगे, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, समझ में आया। तो साइन वर्स साइन π-2 मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा साइन π-2 होता है। अपने प्रॉपर्टी 2 पूरे 2 दिन लगाए पढ़ने में, जुगाड़ मेथड ग्राफ मेथड सब पढ़ा। तो अब ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में है एंगल, तो इसलिए π-2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, खत्म बात, समझ गए। हाँ कॉट वाली उसकी वैल्यू भी याद रखनी है, π/2 है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है बेटा कि इफ tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा, है ना, ये निकालना है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखो इधर cot इनवर्स लैम्डा दे रखा है, ठीक। तो समझिएगा राइट हैंड साइड में तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में बेटा लक्की एक काम करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना यार, है ना, उसके लिए ठीक है, वो a+b+c वाला, उसके लिए रिकॉर्डिंग आप देख लेना, क्योंकि वो लंबा प्रॉपर्टी है उसका 11th क्लास का। तो आप अभी रिकॉर्डिंग में देख लेना ना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। देखो तो भैया RHS में क्या, tan वर्स 4 प्लस tan वर्स 5, तो मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan वर्स x प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे x+y अपॉन 1 - x × y। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो x और y प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 20, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो क्या करेंगे, पाई जोड़ा जाएगा, ठीक है ऐसा। और ये किसके बराबर दे रखा है बच्चों, कॉट इनवर्स लैम्डा के बराबर। ये बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, गौर से देखना, ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा -19, और यह पाई कॉट इनवर्स लैम्डा। अब कंपेयर करना भैया, लैम्डा निकालना है, सही है। अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं कि tan वर्स को tan कॉट इनवर्स लैम्डा को, अब कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कॉट इनवर्स लैम्डा को tan इनवर्स 1/लैम्डा लिख सकते हैं, पर ऐसा करना मत, क्योंकि कॉट इनवर्स लैम्डा को tan वर्स 1/लैम्डा लिखने के लिए पता होना चाहिए कि लैम्डा पॉजिटिव है, और लैम्डा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको पता ही नहीं हो तो आप निकाल रहे हो, नहीं तो पाई जोड़ना पड़ जाता है नेगेटिव होती, ठीक है। तो ये हमें आइडिया नहीं है, तो अब हमने क्या किया, tan इनवर्स इसको फिलहाल चलने दिया यहाँ पे। देखो फिलहाल इसको चलने देते हैं, गौर से देखिएगा, माइनस ले लिया बाहर, 9/19, क्योंकि tan वर्स ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये ऐसा, ये। अब फिर देखिएगा ये जो tan वर्स है, ये माइनस का tan वर्स, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ और cot इनवर्स को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, सही है। तो बच्चों इस तरफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा, और इस तरफ आ जाएगा प्लस का tan वर्स 9/19। ये बात समझ में आ गई। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो अगर उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा के बराबर। तो ये चीज कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा का फॉर्मूला हो गया ये। और इधर है tan वर्स। अब देखो tan वर्स के अंदर का मसाला क्या है बच्चों, tan वर्स के अंदर का मसाला क्या है, पॉजिटिव। अगर tan वर्स के अंदर का मसाला पॉजिटिव है तो उसको उल्टा करके कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं, ऐसा, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा बराबर कॉट इनवर्स दिस, है ना। अब बच्चों सिंपल सी बात है, कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, 1/1। कॉट इनवर्स क्या होता है, 1/1। देखो कोई ग्राफ अगर 1/1 होता है, समझना, इसका मतलब सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि माइनस लैम्डा 19/9 है। ये क्या समझाया मैंने वो देख लो भैया, एक कॉमन सेंस की बात है ये, कि अगर एक फंक्शन मान लो हमेशा इंक्रीजिंग है या 1/1 है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि मान लो बोला जाए कि फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 पे बराबर है,
तो कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा इंक्रीजिंग है, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा वन वन है। तो मान लो ये x1 है और ये x2 है, दो पॉइंट्स तो बराबर कभी हो ही नहीं सकती। तो इसको बराबर होने के लिए एक ही तरीका है कि x1 और x2 को बराबर होना पड़ेगा। सही है ना। इसका मतलब दोनों x1 और x2 क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर। तभी हो सकता है ये, क्योंकि फंक्शन वन वन है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कॉट इनवर्स भी वन वन फंक्शन होता है। इसका मतलब कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा अगर कॉट इनवर्स 19/9 के बराबर है, तो सीधा सीधा माइनस लैम्डा को 19/9 कर देंगे। ठीक है, ऐसा। ये बात समझ गए। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास कितनी, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 19/9। ये आ गया आपका लैम्डा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया आप। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। ढंग से करना भाई, तुक्के मत मारना, गड़बड़ मत करना फालतू की। क्वेश्चन ये है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स -1। इन दोनों में से, मतलब ये एक है और ये एक है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये आपको बताना है। तुक्के नहीं मारने, सीधा, है ना, सॉल्व करके फिर बताना है। करो बेटा, ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट फटाफट। हाँ भाई, कुछ हुआ सवाल वगैरह। देखो,
चलिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं ना। चलिए, तो क्या करेंगे, देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि कॉट इनवर्स -1 जो होता है ना, कॉट इनवर्स -1, तो कॉट इनवर्स का आंसर आता है 0 से पाई। तो -1 कब आएगा? 135 डिग्री, मतलब 3 पाई/4 पे। तो कॉट इनवर्स -1 तो सीधा आ जाता है 3 पाई/4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक्स मान लेता हूँ। सपोज क्या है ये एक्सप्रेशन? एक्स। कॉस इनवर्स 7/5। तो इस एंगल को मान लिया मैंने कॉस इनवर्स 7/25, सॉरी। इसको मैंने मान लिया एंगल ए, इसको मान लिया एंगल बी। ठीक है, तो अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। हम देख ही चुके हैं कि यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/25। तो ये एंगल ए मान लिया कॉस ए 7/25 है। तो मतलब बेस 7 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा? 24। इसको 10 में बदलेंगे तो 10 ही कितना आएगा भैया? 10 आएगा 24/7। ठीक है, तो यहाँ से इस एंगल को ए को कितना लिखेंगे? 10 इनवर्स 24/7। सही है। ऐसे ही इसको बी माना है आपने, इसको बी माना है, इसको बी माना है, तो फिर यहाँ से ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ये एंगल बी हो गया भैया, है ना। ये एंगल बी है और ये 3 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो इसको 10 में बदलेंगे तो क्या आएगा? 4/3, है ना। तो कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स 4/3। तो 10 इनवर्स, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधा सीधा। क्या? 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। अब देखना समस्या क्या है। ये जो आपने नीचे XY किया है ना बच्चों, 24/7, ये भी 1 से बड़ा है, और 4/3 1 से, दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो जैसे ही 1 से बड़ा है तो पाई जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? पाई। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व। गौर से देखिएगा, क्या करना है? सॉल्व। तो सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो 21, है ना। 21 एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 24 किया होगा आपने, तो 3 × 24 आ गया होगा 72, प्लस ये करा होगा 28। कितना करा होगा? 28। नीचे आ गया होगा 21 माइनस का 96, ये आ रहा होगा, है ना। और पाई तो चल ही रहा है साथ साथ। तो गौर से देखिएगा, ऊपर आ गया 10 इनवर्स, ऊपर क्या आ गया? 100, नीचे आ गया -75। तो माइनस का 4/3 पाई। तो ऑड फंक्शन है भैया 10, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस 10 × 4/3। अब थोड़ी सी अक्कल लगानी है यहाँ पे ना। 10 इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? 10 इनवर्स फंक्शन कैसा होता है बच्चों? 10 इनवर्स इसका ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एक बार बताओ, 10 इनवर्स इसका ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता है तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू बड़ी होगी कि 10 इनवर्स 4/3 की वैल्यू बड़ी होगी? ये बताओ मेरा। 10 इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी? इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? 1 रखेंगे तो ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा कि 4/3 का ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा? सोचो भाई, इसमें क्या सोचना है इतना। 1 पे 1 नालायको। अरे 4/3 कितना होता है? 1.33। तो इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे आंसर उतना बड़ा आएगा। तो 4/3 होता है 1.33, ये है 1। ऑब्वियस सी बात है, 1.33 में वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। और ये 10/1 कितना होता है याद है? 5/4। मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है कौन सा, ये जो एंगल 10/4/3 दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? 5/4 से भी बड़ी। क्या इसकी वैल्यू? 5/4 से बड़ा एंगल आएगा। ये एंगल क्या आएगा? 5/4 से बड़ा। अब समझो, पाई में से ये घटा रहे हो। अगर सोचो पाई में से आप 5/4 घटाते तो कितना आता? 3 पाई/4 आता। कितना आता? 3 पाई/4। और आप पाई में से जो घटा रहे हो वो 5/4 से बड़ा है। इसका मतलब अगर ये 5/4 से बड़ा है तो फिर आंसर 3 पाई/4 नहीं आएगा, 3 पाई/4 से छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा। इसका नहीं, जो एक्स है उसकी वैल्यू 3 पाई/4 से क्या है? छोटी। सही बात है। और जबकि कॉट इनवर्स -1 कितना था? 3 पाई/4 था। तो बताओ कौन बड़ा हुआ? 3 पाई/4 बड़ा हुआ, सिंपल। मतलब कॉट इनवर्स -1 ज्यादा बड़ा हुआ। क्लियर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? विच वन इज ग्रेटर? कॉट इनवर्स -1 इज ग्रेटर। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। देखते रहना, देखते देखते रहना, देखते। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जैसे आपको, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक फंक्शन दे दिया आपको, है ना। फंक्शन का नाम है gx। क्या है? gx। और वो फंक्शन दे दिया मैंने साइन इनवर्स x+1। ठीक है, प्लस ये दे दिया मैंने tan इनवर्स
एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। सपोज ये दिया 10 वर्स x प्लस 2, सही है। और प्लस का ऐड कर दिया मैंने सपोज यहाँ पे अंडर रूट। एक काम करते रुको ना, x प्लस 2 मत करो, इस बेचारे को केवल x रहने दो। और यहाँ पर x प्लस 2 कर दिया। एक फंक्शन है, देखो ये है ना फंक्शन जी एक्स। ठीक। अब अच्छे समझ लेना भैया ना, यहाँ पे फंक्शन भी यूज होगा, सारी चीजें यूज हो जाएंगी। अभी जो भी पढ़ा है ना अपने पहले दिन से 12th में, सब यूज करने वाला हूँ मैं, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला आपसे कि इस फंक्शन का रेंज निकालो। क्या निकालो? रेंज। ठीक है, इसका क्या निकालो भैया? रेंज निकालो, रेंज। अब अगर रेंज निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। तो डोमेन के लिए देखो साइन वर्स एक्स प्लस वन है मुन्ना। क्या है? साइन वर्स एक्स प्लस वन। तो गौर से देखना पड़ेगा कि साइन वर्स एक्स प्लस वन अगर है तो बच्चों यहाँ से देखिएगा ढंग से। तो एक्स प्लस वन को क्या होना पड़ेगा? माइनस वन से वन के बीच में, सही है। तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? माइनस टू से जीरो के बीच में। एक्स को क्या होना पड़ेगा? माइनस टू से जीरो के बीच में। अब रही बात टेन वर्स एक्स की, तो टेन वर्स एक्स तो हमेशा डिफाइन है, टेन वर्स तो मना करता ही नहीं है, टेन वर्स एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइन है, सही है। है ना। हाँ बेटा, केवल ग्रेटर देन माइनस टू नहीं करना है, लेस देन जीरो भी करना है, ये दोनों कंडीशन लगानी है, ठीक है ना। अब टेन वर्स एक्स तो हमेशा डिफाइन, लेकिन ये अंडर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो अंडर रूट को तो डिफाइन करना पड़ेगा कैसे कि अंडर रूट के अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या कहता है कि एक्स जो भी है माइनस टू या उससे बड़ा है। कितना है? माइनस टू या उससे बड़ा। सही बात है। तो अब देखिएगा बच्चों, दोनों की बात सुनी जाएगी। इन दोनों की क्यों? क्योंकि तीसरा तो कुछ कह ही नहीं रहा, टेन वर्स कह रहा कुछ भी ले लो, अपने को दिक्कत ही नहीं है। तो ये पहला कहता है माइनस टू से जीरो, ये कहता है माइनस टू उससे बड़ा। तो दोनों की बात अगर सुनेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा। माइनस टू से कितना बच्चों? जीरो तक। अब ये डोमेन आ गया। अब रेंज कैसे निकाले यार? साइन वर्स एक्स प्लस वन अलग मसाला है, टेन वर्स एक्स अलग मसाला है, अंडर रूट एक्स प्लस टू अलग मसाला है। तो अब यहाँ कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करिएगा। ये जो साइन वर्स एक्स का ग्राफ होता है, साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। साइन इनवर्स का ग्राफ। टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो भी इंक्रीजिंग होता है। और बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस टू कोई नंबर है, अंडर रूट एक्स प्लस टू, है ना। अब देखो इसमें कॉमन सेंस लगाओ, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अंडर रूट में बढ़ाते जाओ, अंडर रूट में एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पूरा एक्स प्लस टू बिल्कुल बढ़ेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, तीनों के तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो एक बात बताओ, एक्स बढ़ाने पर जब ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, एक्स बढ़ाने पर सारे के सारे ही बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं हो जाएगा? जब तीनों ही फंक्शन ऐसे हैं जो एक्स बढ़ाने पर इंक्रीज करते हैं, तो जब एक्स बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब पूरा फंक्शन बढ़ेगा भाई, है ना, पूरा का पूरा फंक्शन ही बढ़ेगा। इसका मतलब जो जी एक्स फंक्शन है आपके पास, कौन सा फंक्शन? जी एक्स, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई? क्या है जी एक्स फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? अब बच्चों समझिएगा। तो हम वापस से इस फंक्शन को लिख लेते हैं। कितना फंक्शन था? जी एक्स। और वो कितना था? साइन इनवर्स एक्स प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस टू। और डोमेन कितना था बच्चों उसका? माइनस टू टू जीरो। अब समझो ये जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ठीक है। तो बच्चों जब एक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस टू से जीरो जब रखी जाएगी, तो बताओ मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? एक्स प्लस वन था क्या? अच्छा हाँ, एक्स प्लस वन था। जल्दी बताओ, मिनिमम वैल्यू जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? माइनस टू पे। अरे यार, एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू पे मिनिमम देगा और जीरो पे मैक्सिमम देगा। सही बात है, ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये कि जी की मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, जी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो जी की मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? माइनस टू पे मिलेगी। किस पे? माइनस टू। तो मैं एक्चुअली माइनस टू डाल देता हूँ, तो कितना बन जाएगा? साइन इनवर्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स माइनस टू। यार अब टेन इनवर्स माइनस टू की वैल्यू तो आती नहीं है ना अपने को। ओहो, ये भी गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, मैं सवाल में थोड़ा सा यार चेंज कर रहा हूँ ना, हालांकि उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके डोमेन वोमेन पे। ये टेन इनवर्स को एक्स प्लस वन कर देता हूँ मैं। कितना? एक्स प्लस वन। ठीक है।
tan इनवर्स को x+1 कर देता हूँ, x+1। आप समझिएगा, है ना, ग्राफ तो वही है, क्योंकि tan इनवर्स तो डोमेन में कुछ भी, tan इनवर्स की वजह से डोमेन में तो कुछ फर्क आएगा ही नहीं। सही है, तो बच्चों ये आएगा कि तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स -1, tan के अंदर भी क्या आएगा, -1, प्लस जब यहाँ -2 रखोगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो बच्चों ये बताओ, साइन इनवर्स -1 कितना होता है, साइन इनवर्स -1 माइनस का π/2 होता है, tan इनवर्स -1 माइनस π/4 होता है, और ये हो गया 0। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3π/4। सही है। अब जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, जो डोमेन का आखिरी पॉइंट है, क्या है, 0। तो 0 पे मिलेगी भैया, x बराबर 0 रख दो। तो जैसे x बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस tan 1 प्लस कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर 2। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, π/2, tan इनवर्स 1 कितना, π/4, और ये कितना आएगा बच्चों, √2। कितना आ जाएगा, √2। तो ये कितना आ गया, 3π/4 प्लस √2। समझ पा रहे हैं। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, मिनिमम वैल्यू आ रही थी माइनस का 3π/4 तक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3π/4 प्लस √2, 3π/4 प्लस √2। ठीक है, ये बच्चों इसका क्या बन गया, रेंज आ गया। क्या आ गया इसका, रेंज। कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं है आपको, है ना, रेंज निकालने में। अब मान लो इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाए, मान लो कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। कैसे, कि भाई देखिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बच्चों इसमें बताओ डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0, है ना। तो -2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 पर x बराबर -2 पर जो वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी यहाँ पर माइनस का 3π/4। कितना रखा, माइनस का 3π/4। समझ पा रहे हो आप। और मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही थी, 0 पर। ठीक है, 0 पर कितनी आ रही थी, यहाँ ऊपर आ रही थी, काफी ऊपर आ रही थी, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे कितनी, 3π/4 प्लस √2। और ग्राफ कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे इंक्रीजिंग बन जाएगा हमेशा। कैसा भी बना सकते हो आप इंक्रीजिंग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग बन गया आपका, कोई दिक्कत है, बता दो भैया, है ना, इंक्रीजिंग है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, मान लो, अब एक छोटा सवाल पूछो, मान लो क्या, हम्म, अगर छोटा सा सवाल और पूछ लूं कि ये बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर मैं बोल दूं f(x) = 1 के, f(x) = 1 के एक फंक्शन है, मतलब ये अपना फंक्शन है f(x), है ना, तो f(x) बराबर 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो हम बोलेंगे क्या कि यार f(x) जो है ना, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, इसका मतलब f(x) 1 भी बना होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 1 से बड़ी है। तो f(x) यहाँ 1 बना होगा, लेकिन कितनी बार, एक ही बार। क्यों, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, हर वैल्यू एक ही बार लेगा, बस दोबारा लेगा ही नहीं। f(x) बराबर 1 के क्या बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, एक। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। कितने आ जाएंगे, 1। बात समझ में आ रही है भैया। हाँ, कोई दिक्कत है, नहीं है, चलिए अगला सवाल देख लें अगर हम। हाँ, क्योंकि 1 1 फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। इसी में अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए कि इंटीग्रल पूछ लिया जाए, इंटीग्रल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉर विच फॉर विच twice of f(x) is equal to lambda, twice of f(x) equal to lambda has at least one solution, at least one solution। तो बच्चों इसका क्या मतलब है वो समझिएगा, है ना, क्या पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि भाई एक इक्वेशन है 2f(x) बराबर लैम्डा, जहां पर लैम्डा इंटीग्रल वैल्यूज है, लैम्डा क्या है, इंटीजर है। और इस इक्वेशन का क्या आता है, कम से कम एक सॉल्यूशन आता है। एक बात बताओ, f(x) कहाँ से कहाँ तक जाता है, f(x) यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये है ट्वाइस f(x). तो ट्वाइस f(x) कहाँ से कहाँ तक जाएगा भैया, ट्वाइस f(x).
तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स की, एक मिनट यार, अरे नालायक, -4 से 0 नहीं जाएगा, ट्वाइस एफ एक्स कह रहा हूँ, डोमेन में थोड़ा चेंज किया है, एफ एक्स को इंटू किया है यार, एक्स में थोड़ी ना चेंज आएगा बेटा, एक्स तो -2 से 2 0 ही है ना, फंक्शन की वैल्यू डबल हो रही है, फंक्शन की वैल्यू डबल। अच्छा आंसर बता रहे हो -4 एंड 0? नहीं, देखो भैया, तो क्या करने का है कि एफ एक्स अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है, एफ एक्स अगर, भैया एफ एक्स -2 से 0 थोड़ी ना, वो एफ एक्स का तो क्या है, एक्स तो -2 से 0 डालोगे ना, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स का ना, समझे, फंक्शन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फंक्शन की वैल्यू तो ये होती है, कौन सी, ये है ना, तो फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि जो 2 एफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आप इसको 2 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, -3π/4 की जगह 2 से गुणा करोगे तो -3π/2 हो जाएगा, और इसको भी 2 से गुणा करोगे, अगर 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, जरा करके बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 3π/4 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा 3π/2 प्लस 2√2। एक बार बताओ, और देखो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जब एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा, डोमेन तो वही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ बनाओ किसका, ट्वाइस एफ एक्स का, किसका ग्राफ बनाओ, y बराबर ट्वाइस ऑफ एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो वही बनेगा भैया, इंक्रीजिंग जैसे बन रहा था, सब कुछ वैसे ही आएगा, बस वैल्यू बदल जाएगी वाई एक्सिस पर, तो वही -2 पर जो वैल्यू आ रही है वो -3π/2 आ रही है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो 3π/2 प्लस 2√2 आ रही थी, सही है, और ये -2.0 था, ये 0 था, और जो ग्राफ था बच्चों वो बिल्कुल ऐसा इंक्रीजिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत, इसका ग्राफ है 2f(x) का। एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है सवाल में कि मैं ना 2f(x) को एक लैम्डा के बराबर रखता हूँ, इसके लैम्डा, लैम्डा कोई इंटीजर है, मतलब इक्वेशन बनाता हूँ मैं, जो फंक्शन की वैल्यू है 2f(x) उसको लैम्डा के बराबर रखता हूँ, ये आपका 2f(x) का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा ना, इसको मैं लैम्डा के बराबर रखता हूँ, जहाँ लैम्डा एक इंटीजर है, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2f(x) की जगह 1000 रख दूं, मैं बोलूँ 2f(x) 1000 है, तो क्या एक्स की कोई वैल्यू आएगी, यार रख के बताओ फटाफट से। अगर 2f(x) को मैं 1000 के बराबर रख दूं तो क्या एक्स की कोई वैल्यू आ सकती है, 2f(x) जो है वो कभी 1000 बनेगा नहीं, 2f(x) तो बेचारा यहीं तक बनता है बस, ये 1000 बन पाएगा नहीं, तो लैम्डा की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखो ना भैया, जो ये 2f(x) बन पाता हो, और 2f(x) यहाँ से यहाँ तक बन पाता है, इसका मतलब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी रख दूंगा तो हमेशा कितना सोल्यूशन आएगा, एक, क्योंकि हर बार f(x) जो है वो वैल्यू, जैसे मान लो ये दिख रहा है आपको ना, क्या 1, ऑब्वियसली बात है, ये तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैं पूछूं कि देखो f(x) ना 1 कितनी बार बनता है, तो f(x) 1 बार बनेगा, मतलब f(x) बराबर 1 का भी क्या सोल्यूशन है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, इंटीग्रल वैल्यू रख दी 1, और f(2f(x) जो है ये 2f(x) ये 1 बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है ना, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हाँ लैम्डा की वैल्यू फंक्शन की रेंज में से रखनी पड़ेगी, अब फंक्शन की रेंज 2f(x) की रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और हमको लैम्डा केवल इंटीजर्स इंटीजर्स चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या कि जो -3π/2 होता है ये अप्रोक्सीमेटली कितने किसके बराबर होता है, तो देखो पाई कितना होता है, पाई 3.14, और π/2 1.57, दोनों को जोड़ना 3π/2 आता है। अरे नालायक को -3 कहाँ से आ गया, -3.14 और माइनस का π/2 करेंगे ना, माइनस का 1.57, तो माइनस का 4 पॉइंट समथिंग, बेटा अप्रोक्स -5 पे मत ले जाओ यार, -4 पॉइंट समथिंग, मतलब माइनस का 4.7 मान लेते लगभग, तो ये लगभग कितना है भैया, ये माइनस का 4.7 है लगभग। अब बात करते हैं इसकी, तो ये प्लस का 4.7 है, एक काम करो यार तुम ना 3.14 को 1.57 में ऐड ही करके बता दो मुझे, है ना, उलझना नहीं है, तो 14 को 57 में ऐड करोगे तो 71 आएगा, तो मतलब सही लिखा है मैंने, है ना, 4.71, तो ये चीज कितनी है भैया, 4.71 है, प्लस का प्लस 2√2, अब √2 कितना होता है, 1.414, √2 कितना होता है भैया, 1.414, तो 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कितना आएगा, 2.8 समथिंग, है ना, तो अब जब दोनों को जोड़ोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज 7
7.5 समथिंग समथिंग, सही है। तो इसका मतलब जो 2f(x) की रेंज क्या आ गई, -4.7 से प्लस का 7.5 समथिंग। तो इसका मतलब f(x) की रेंज में से अगर मुझे एक लैम्डा खोजना है जो कि इंटीग्रल है, ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लैम्डा की जगह क्या रख दूँ, -4 रख दूँ, कितना -4, तो भी देखो इसका सोल्यूशन आएगा एक। अगर मैं इस 2f(x) को 4 के बराबर डाल दूं तो ये 2f(x) का ग्राफ है, तो ये बिल्कुल 4 बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ। तो सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। इसका मतलब लैम्डा क्या क्या हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक, 7 तक हो सकता है लास्ट, कितना, 7 तक, है ना। तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आ सकती है भैया, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये लैम्डा की वैल्यूज पॉसिबल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, चलिए। ठीक ठीक ठीक। अब मैं एक छोटा सवाल पूछ लूँ आपसे, है ना, छोटा सा सवाल, कि मान लो ऐसा पूछ लूँ आपसे मैं क्या, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखना, कि 2f(x) का मॉड, 2f(x) का मॉड बराबर 5, है ना, ये कि 2f(x) का मॉड बराबर 5। अब एक बात बताइए, हाँ बेटा फटाफट इस सवाल को खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी देखो। तो 2f(x) जो है बच्चों कितना है, 5 है ना, ठीक है, 2f(x) कितना है, 5। तो यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, 2f(x) का ग्राफ तो बनाया था, 2f(x) का मॉड बनाना है, तो कुछ नहीं करना है यार, अभी बनाया था ना ग्राफ। तो क्या करना था, यहाँ से ऐसे आ रहा था, ये देखो, अब मॉड लेना है इसका, तो क्या करेंगे, इस पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। तो ये मिरर इमेज कहाँ तक जाएगा, माइनस का 4.7 का मिरर इमेज क्या आएगा, 4.7 तक। तो ग्राफ ना ऐसे बन जाएगा। ये वैल्यू कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 7.5, और ये जो मिरर इमेज लिया था ना, ये वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली प्लस का 4.7, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर 2f(x) के मॉड का, इसका 2f(x) के मॉड का। अब से पूछा कि 2f(x) का मॉड 5 कितनी बार होगा, तो भैया 5 तो ऊपर होता है, तो केवल एक ही बार होगा, है ना। तो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसका, है ना, इसका आंसर कितना आएगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है, 1। लेकिन अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं और पूछूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2f(x) का मॉड बराबर 3, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो बच्चों बताओ, 2f(x) का मॉड जो है, 2f(x) का मॉड अगर 3 करोगे, ठीक है, तो 3 कितनी बार बनेगा, ये 2 बार, कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा भैया, क्लियर है बात। है ना, 2 बार बनेगा, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2, है ना, 2 विल बी द आंसर, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, समझ गए भैया, कोई दिक्कत है। है ना। और अगर आपको बोल दिया जाए, मान लो कि 2 × f(f)(x) अगर आप बताइए, है ना, 2 × f(f)(x) बराबर 5, है ना, इसके सॉल्यूशंस बताओ। तो f(f)(x) बताया था ना आपको, क्या करना है, कि अगर भी कभी भी f(f)(x) मतलब फंक्शन के अंदर जो है डोमेन में मॉड लगा दिया जाए, तो पहले f(x) का ग्राफ बनाते हैं, 2f(x) का ग्राफ बनाएंगे x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो x की पॉजिटिव वैल्यू पर तो ग्राफ ही नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है, तो ये सवाल तो यहाँ बनेगा नहीं, है ना। चलिए, तो ये सवाल खत्म होता है यहाँ पे। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, है ना, क्या करने का है। जैसे मान लो कि सवालों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए एक आखिरी चीज देख लेते हैं, फिर क्लास बंद कर देंगे। हाँ मतलब आपके क्वेश्चंस बता दूंगा मैं आपको, जो जो मन में डाउट है वो पूछ लेना आप। देखो इसके बाद जो है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया बच्चों की, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म साइन इनवर्स एक्स इन अदर अदर inverse trigonometric functions where x belongs to -1 से 1 -0,
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, इसी एंगल थीटा को कॉस इनवर्स वगैरह सब में बदलना है। तो देखो कैसे, हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो है बच्चों वो थीटा है मेरे पास, है ना। अब लेकिन पंगा क्या है, देखो एक्स -1 से 1 पूरा है लेकिन 0 नहीं, मतलब थीटा जो है वो थीटा माइनस, अच्छा ऊपर लगा रखा है -1 पे भी, तो -π/2 से π/2 है, किसके सिवाय, 0 के। सही है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है भैया किसमें, कॉस इनवर्स वगैरह में। अब कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा, देखो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। केस नंबर 1 कि x जो है वो 0 से 1 ले रहा हूँ मैं, पहले x का ले रहा हूँ पॉजिटिव, x का ले रहा हूँ पॉजिटिव। तो बच्चों एक बात बताओ, क्योंकि x अगर 0 से 1 होगा तो इस केस में जो साइन वर्स x की वैल्यू होगी थीटा की, वो 0 से π/2 आ जाएगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी थीटा को आप साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो भैया, इसी एंगल थीटा को देखो यहाँ से, आप देखोगे ये इसको cos एक इनवर्स 1/x लिख सकते हो आप सीधा। आपने इसको cos एक इनवर्स 1/x पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसी एंगल को आपने cos एक इनवर्स में लिख दिया। अब आपको cos में बदलना है, इसी थीटा को cos में लाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे बच्चों x। अब यहाँ से cos थीटा कैसे बनेगा, स्क्वायर करके, तो साइन थीटा को लिख दिया 1 माइनस इतना cos स्क्वायर थीटा, और इधर लिख दिया x स्क्वायर, स्क्वायर करके। सही है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा बच्चों कैसे आएगा, प्लस माइनस आएगा अंडर रूट का, लेकिन हम जानते हैं थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, केवल प्लस का लगाएंगे। तो cos थीटा ये हो गया, तो सीधा सीधा थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा को cos इनवर्स ऐसे। तो हमने इसी थीटा को cos इनवर्स में बदल दिया, सेम एंगल को cos इनवर्स में बदल दिया। अब इसी सेम एंगल को किस में बदलना चाहते हैं, tan में बदलना चाहते हैं, किसमें, tan में। ठीक है, तो देखो tan में बदलना चाहते हो तो आपके पास क्या है, साइन थीटा है आपके पास कितना, x। साइन थीटा कितना था भैया, x, है ना। अब साइन थीटा x था आपके पास, तो cos थीटा कितना था, अभी निकाला था प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा अगर निकालना चाहते हो इसमें इसका डिवाइड कर दो, कितना आएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा को लिख देंगे कितना, tan वर्स x अपॉन दिस। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही सेकंड वर्स में बदल सकते हो आप, कैसे, tan थीटा आपको पता है, आप sec थीटा निकालना चाहते हो, तो sec थीटा कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी आपने निकाला था। ठीक है, तो सीधा सीधा थीटा को लिख दो कितना, क्योंकि देखिए एक्यूट एंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कोई समस्या नहीं है। ये लो, ये आ गया। कॉसेक में तो बदल ही दिया था देखो शुरू में ही। अब कॉट में भी बदलना चाहते हो तो कॉट में बदल दो यार, क्या करना है, जैसे tan थीटा निकाला था यहाँ से, तो उल्टा कर दो। कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा। और चूंकि एक्स पॉजिटिव है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सीधा सीधा इनवर्स ले लो, ये आ गया। सही है भैया, कैसा हो गया। अब इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है भाई, कि जब x -1 से 0 के बीच में है, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, -π/2 से 0 में। इसको मैं अभी पेंडिंग छोड़ देता हूँ, ये अपन टेस्ट के बाद देख लेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाइएगा बस आप। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको ना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, एक जेई में सवाल आया हुआ है ना। ठीक है, जेई 2008 का क्वेश्चन है एक, जेई 2008। क्वेश्चन क्या है कि, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ x 0 से 1 देन वैल्यू पूछी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये पूरा जो मसाला है इसका स्क्वायर और -1 और पूरे की पावर 1/2।
ये पूछा कि ये किसके बराबर था, ऐसा दे रखा था आईआईटी के क्वेश्चन में, पेपर में। तो यहाँ से ऑप्शंस भी दे रखे थे आईआईटी वालों ने, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था एक्स, तीसरा ऑप्शन था एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और चौथा ऑप्शन दे रखा था उन्होंने अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे? ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों फटाफट से सवाल देख लेते हैं भैया, आखिरी सवाल है ना, जल्दी से देख लो। क्या है, इसको सॉल्व करना है और इसको घबराना नहीं है, सॉल्व करते बिल्कुल, है ना। ठीक है, क्योंकि एक्स जीरो से वन है, तो मैंने आपको केस बता दिया, एक्स जीरो से वन है तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। ये तो अंडर रूट, देखो इससे निपटना है, ये कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, क्या है, कॉट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक्स भी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या करेंगे देखो, कॉट इनवर्स एक्स को ना आप थीटा मान लोगे, और एक्स जीरो से वन के बीच में, आप समझो एक्स कितना है, जीरो से वन के बीच में। अब अगर आप कॉट इनवर्स का ग्राफ देखोगे, है ना, तो डिक्रीजिंग होता है। बताओ कॉट इनवर्स जीरो कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे, कॉट इनवर्स जीरो, यही बताओ, एक्स जीरो से वन होता है तो कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा जो है वो पाई बाई फोर से पाई बाई टू होगा, आप देख लेना कॉट इनवर्स की ग्राफ में। ठीक है, तो एक्स अगर जीरो से वन है तो थीटा पाई बाई फोर से पाई बाई टू होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये मान लिया आपने। तो कॉट थीटा कितना आया भाई, आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा कितना आया एक्स। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, गौर से देखो, आपको निकालना है ये चीज, ये चीज क्या है सुनो, ये चीज क्या है, कॉस थीटा है, और ये चीज क्या है, साइन थीटा। तो आपको दो चीजें निकालनी है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब थीटा चूंकि एक्यूट एंगल है तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कॉट थीटा एक्स से कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों, बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए ना। अब ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है वो यहाँ रख दूंगा, इस कॉस थीटा की जगह यहाँ, देखना अच्छे से, वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, और ये कॉस थीटा की वैल्यू रखूंगा तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू कहाँ रखूंगा, ये वन अपॉन दिस, ये यहाँ रखूंगा बेटा, कहाँ रखूंगा, यहाँ। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ और अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो क्या था बाहर, बाहर था अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ था एक ब्रैकेट। ठीक है, और उस ब्रैकेट में क्या किया था, देखो ये ब्रैकेट पूरा है, स्क्वायर कर रखा है, बाद में करेंगे स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये एक्स कॉस थीटा था, क्या था, एक्स इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ही अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन है भैया, थोड़ी देख लीजिएगा अभी करके, एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ कितना था बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू थी ये, है ना, तो ये साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इसकी जगह पे, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद था और इसका क्या था, स्क्वायर कर रखा था, है ना, और माइनस वन कर रखा था। देखो जरा सवाल, है ना, यह स्क्वायर कर रखा था इसका, माइनस वन कर रखा था, फिर पावर हाफ ले रखी थी, है ना। इसका मतलब ये था कि यहाँ पावर हाफ भी लेनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इस ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस, ऊपर क्या बचेगा, एलसीएम लेने के बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे का क्या है, स्क्वायर, माइनस वन की पावर कितनी, हाफ। तो कितना आएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा यार, वन प्लस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर काटोगे तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और इसका क्या करोगे फाइनली, इसका फाइनली क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर फाइनली, स्क्वायर सॉल्व करने के बाद, और ये बाहर माइनस वन बैठा हुआ है और पूरे की पावर कितनी है, हाफ। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, अब ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब एक्स स्क्वायर की पावर हाफ होता है मॉड ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है, जीरो से वन, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, हट जाएगा मॉड, ये आ गया आंसर। तो आंसर एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, आईटी के क्वेश्चन का सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे वो, भाई उसने ये आपको दे दिया है ना, अभी तो जीरो से वन दे दिया एक्स, अब ये आपका इसको सॉल्व करके ये आ गया,
है ना। तो पूछ सकता है वो कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, देख सकते हो आप कौन सा फंक्शन है ये। इवन ऑड पूछेगा नहीं क्योंकि डोमेन 0 से 1 है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब बताओ आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हाँ, एक मिनट यार, कौन से ऑप्शन सेम दिख रहे हैं? नहीं बेटा, कोई ऑप्शन सेम नहीं है, अलग अलग हैं, देखो। ये ऑप्शन में क्या है, एक्स के नीचे डिवाइड कर रखा है इसका, इसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, ये केवल एक्स है, बी ऑप्शन केवल एक्स है, और डी में केवल अंडर रूट ऑफ ये, सही नहीं है ना, ठीक है। बेटा टेस्ट में मार्क्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है ना, ठीक है। कई बच्चों का हो सकता है पहला ही टेस्ट हो, है ना, आईआईटी से रिलेटेड, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आप तो आराम से जाओ, जो पढ़ाया है देखो, आईटीएफ में बता देता हूँ, आईटीएफ में कॉपी पूरी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है शीट से, आईटीएफ ज्यादा नहीं देंगे हम लोग, है ना, दो चार एक आध सवाल आएगा, लेकिन आईटीएफ में केवल कॉपी में जो पढ़ाया है आज तक, है ना, पूरा पढ़ के जाना। और फंक्शन तो भैया पूरा करना ही है ना। फंक्शन में क्या करना है आप, देखो अब आपके पास इतना टाइम है नहीं, सैटरडे है, तो फंक्शन में भी क्या करोगे, जो कॉपी में सवाल करा रखे हैं, ठीक है, एक एक सवाल खुद से करके जाओ, ठीक है। ये रिवीजन का तरीका है। बेटा टेस्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यार ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे ना, जिनके लिए बहुत ही पहला पेपर है ये, और 11 पढ़ी नहीं है, तो उनको ऐसा कुछ अभी एक्सपेक्ट नहीं करना, उनको बस सीखना है अभी, ठीक है ना। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, दिल तो मत लेना पेपर और ये सब, ये तो क्या प्रैक्टिस पेपर है। अब आज दोगे, फिर कल दोगे, फिर परसों दोगे, फिर नहीं, कोई रजिस्ट्रिंग नहीं होगी बेटा, ना कुछ नहीं होगा। आज दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, तरसों दोगे, ये होगा वो होगा, ऐसे करके करके धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा बेटा, टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन आ गई होगी ना टेस्ट की तो। ये पेपर में क्यों क्या है यार यमन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बार बार पेपर में क्यों कितना होगा, क्यों कितना होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे ये। अच्छा, तो भैया क्वेश्चन जो है ना वो वैसे ही होगा आईआईटी के पैटर्न पे, जैसे कि जेई मेन का पेपर जो होगा, उसमें क्या पैटर्न रहता है जेई मेन का, कि 20 सवाल तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 10 सवाल आते हैं न्यूमेरिकल वाले, मतलब जिसको सॉल्व करना पड़ता है और आंसर लिखना पड़ता है ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या होता है कि अरे पहले बात सुन लो, है ना, बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, अरे इस टेस्ट से कोई शफलिंग नहीं होगी भैया, और आप क्या सवाल में स्टार बैच में सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ क्या? बेटा जिस दिन आप में से कोई स्टार बैच के लायक होगा ना, किसी के बिना पूछे ना आपके पास फोन आ जाएगा और आपको स्टार बैच में सीधा डाल देंगे, ठीक है। अभी उसका सोचो भी मत आप फिलहाल, ठीक। क्योंकि स्टार बैच में जो बच्चे हैं, अभी स्टार बैच पहली बात तो हमने बनाया नहीं है, पहली बात तो आपके, क्योंकि एक फेज हमने चालू किया, उसमें कुछ बैच है, उसके बेसिस पे हम स्टार, स्टार का मतलब स्टार होता है बेटा ना, ठीक है। तो इतने से बैच में से कोई हमें स्टार दिखा भी नहीं, तो कोई स्टार बैच हमने बनाया नहीं है। जब अगला फेज चालू होगा, उसके अगला फेज चालू होगा, उनमें से जो गिने चुने 7 8 10 बच्चे होंगे उनको स्टार में रखेंगे। आपके पास फोन आ जाएगा, तब तक परफॉर्म करने में ध्यान दो, ठीक है। स्टार बैच में कुछ ऐसा हलवा नहीं बटता है अलग से, यही पढ़ाते हैं, पर होता क्या है, वह टीचर कम पढ़ाते हैं, बच्चे ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। टीचर क्वेश्चन कराता है बस, और मतलब बच्चे खुद कर लेते हैं। तो पहले जिस दिन आप उस लाइफ पे आओगे ना, वरना अगर मान लो किसी को बिठा दिया, है ना, अगर मैंने ही कल से स्टार की तरह पढ़ाना चालू कर दिया, और में से आधे लोग जो है ना, मतलब वही है कि कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि स्पीड अपनी है ही नहीं इतनी आपकी। तो पहले स्पीड बढ़ाओ, जब आप उस लायक बनोगे, अपने आप बुला लिया जाएगा आपको स्टार बैच में। और अभी कोई स्टार बैच हमने बनाया नहीं है, क्योंकि हम इतने से बच्चों में से स्टार कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार की भी कोई वक्त होती है ना, स्टार वाले स्टार होता है, ठीक है। तो जिस दिन सारे बैचेस नर्सरी खुल जाएंगे, उस दिन स्टार बन जाएगा, है ना। और जो उसमें होगा कि स्टार लायक है, वो चला जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, स्टार में भी यही चीजें पढ़ाते हैं, हलवा नहीं है। और बात ये होती है, स्टार में वो बैठ पाता है जो स्टार के लायक है, मतलब वो सारी चीजें वो 5 मिनट में कर लेता है, जो कि आपको आधा घंटा भी लगता है एक नॉर्मल बच्चे को, है ना। तो आप भी अगर उस लेवल पे पहुंचोगे, आपको बुला लेंगे। और वहाँ थ्योरी वगैरह ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं भैया, वहाँ कोई ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता है, वहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाता है, देखो किसी को डाउट है तो ये बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वहाँ पढ़ाना कम होता है, जितना हम पढ़ाते हैं ना उससे आधा पढ़ाते हैं, और डिस्कशन ज्यादा होता है ना, डिस्कशन ही डिस्कशन।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज ठीक है। हाँ तो बेटा, इसमें आपको इन सब चीजों में मैंने क्या उलझना नहीं है। आप सिंपल क्या है कि अभी आपका कल टेस्ट है, अब उसकी तैयारी करो। समझ में आया? देखो, एक एक इंसान जो है ना, वो मान लो गली में क्रिकेट नहीं खेला तो पहले उसे प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर उसे वर्ल्ड कप में उतारा जाता है। अगर उसे सीधे सीधे बकार यूनिवर्स के सामने उतार दोगे आप, है ना, ठीक है, किसी के सामने उतार दोगे तो बल्ला टूट जाएगा उसका। समझ आ रहा है? क्योंकि उसने इतनी फास्ट बॉल कभी खेली नहीं है। तो पहले प्रैक्टिस करो। अपने आप जो जो आप करते जाओगे, अपने आप चीजें अपग्रेड होती जाएंगी चीजें। ठीक है। पेपर दो होंगे आपके। एक जेई मेन लेवल का होगा, एक जेई एडवांस का पेपर होगा। तो जेई एडवांस में 18 सवाल आते हैं, तो हमारे भी 18 आएंगे। जेई मेन में वही आएगा, 20+10 का रहता है, जिसमें से जो 10 होते हैं उनमें से केवल 5 करने होते हैं, 25 करने होते हैं मतलब। तो जेई मेन का वही पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ये तो आपको बता दिया है, पहला पेपर है। इसके बाद बताया नहीं जाएगा पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आईआईटी भी हर साल अपना पैटर्न बदल लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम बताएंगे नहीं आपको पेपर कैसा आएगा, कितने सवाल आएंगे, पहला है इसलिए बता देते हैं आपको, ठीक है। जेई मेन का पैटर्न फिक्स है ना, तो इसलिए बता दिया। जेई मेन में होता है 20+10। 20 स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट वाले, और 20 बेटा टाइमिंग वगैरह ये तो देख लो ना यार, अब ये मैं कैसे बताऊं, ये तो सब आपके उस पर आ रहा होगा ना, अकाउंट पे। ठीक है, वो सब आप देख लो भैया। तो एकदम बिंदास जाना भैया। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर आप जेई, जैसे एडवांस का पेपर 18 सवाल है, अगर उसमें से 6 भी करते हो अटेंड तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, 6 करने में बुराई नहीं है, पर बात यह है कि गड़बड़ मत करना, कुछ भी आंसर मत देना बिना सोचे समझे, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, प्रांजल ने पूछा है एक सवाल कि सर आर यू और बैच मेंटर? बेटा मुझे नहीं पता कि बैच मेंटर वगैरह मैं हूँ कि नहीं हूँ, है ना। मेरे को आइडिया नहीं है ना, ऐसा कोई अभी, वैसे तो रहते थे बैच मेंटर्स, लेकिन अभी आपके बैच का कोई मेरे पास मैसेज ऐसा ऑफिशियली आया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मेंटर होने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हम लोग वैसे भी सारी चीजों में सारे टीचर ही मेंटोर हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है मेंटोर बनना, तो हर टीचर आपकी हेल्प करने को तैयार है, ऑलवेज ऑल टाइम। ठीक है। तो बच्चों इसलिए क्या करना है, मैं बता रहा था, पेपर में टेंशन मत लेना। आज केवल क्या करना, सारी जो कॉपीज आपको पढ़ाई हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, सब कॉपी रिवाइज करना, आराम से सवालों को करके दिखना, कल बिना टेंशन के पेपर में जाना। और ये मत सोचना शफलिंग होगी, अभी कुछ भी नहीं होगी शफलिंग वगैरह, बिंदास रहो आप, है ना, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि अभी आप शफलिंग अभी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे हर बैच में मिक्स बच्चे हैं, अभी आपके बैच में भी कई बच्चे बहुत दांतू निकलेंगे देखना। और कई बच्चे जो 11 12 बिल्कुल नहीं पढ़े, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कल के पेपर में बहुत दांतू करेंगे। तो हम कोई ऐसा बैच हमने बनाया नहीं है ना, ठीक है। इनफैक्ट आपके फेज में सबसे जो लास्ट बैच है एफ है वो, और एफ में भी एक से एक धुरंधर बच्चे हैं। एफ में कई बच्चे ए और बी के बैच से बहुत अच्छे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, ठीक है ना, कि आपको क्योंकि हम कैटेगराइज इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि 11th में बच्चों की कंडीशन अलग अलग रही, कोई घर पे बेचारा घर पे ही रह पाया, किसी को कोरोना रहा 2 महीने, तो हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे ना। अभी आपके कुछ टेस्ट होने जाने दो, 2 3 4 5 टेस्ट होने दो, फिर हम देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ करने का विचार ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप बिंदास जाना आराम से बिना टेंशन के। ये टेस्ट कॉन्सेप्ट अच्छा डिमांड करता है या क्वेश्चन प्रैक्टिस? बेटा सब आईआईटी का पेपर है, ये वैसे ही होगा, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, एप्टीट्यूड भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। सिली मिस्टेक भी नहीं चाहिए, सारी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आईआईटी का पेपर मतलब जैसे आईआईटी का होता है वैसे आएगा हमारा पेपर भी, एकदम मस्त रहो आप। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये सब नहीं सोचना, पहला पेपर है, और ये कोई आईआईटी का पेपर नहीं दे रहे हम आपसे, ठीक है, ये पहला पेपर है ना। पहला पेपर मतलब जस्ट स्टार्टिंग है, कम से कम भी आप जब तक आईआईटी का पेपर ओरिजिनल लेके आओगे, कम से कम भी 30 40 50 पेपर हो जाएंगे। तो जस्ट इट्स जस्ट बिगिनिंग, बस आपको कल देखना है कि पेपर कैसा था, मैंने क्या किया। पेशेंस लूज मत करना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, नहीं। जो भी सवाल आप करो 5 या 6 कोशिश करना, उनको टाइम दो, धीरे धीरे करो, सही करो, है ना। आप आधे बच्चों से ऊपर वैसे ही आ जाओगे, अगर आपने 6 सवाल भी किए और गलती नहीं की, 6 7 सवाल की गलती नहीं की, तो मैं बोलता हूँ आप 70% बच्चों से अपने आप ऊपर आ जाएंगे,
ठीक है। हाँ क्लियर। तो आप इस पेपर से सीखना रहता है, लेकिन आप हर पेपर से कुछ ना कुछ सीखोगे ना, तभी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, तो पेपर बेटा हर 21 डेज में होगा, 21 डेज। क्लियर है ना, 21 डेज में होगा हमेशा पेपर। अभी जैसे आज कल होगा ना, उसके जस्ट 30 सप्ताह में हो जाएगा 21 डेज के बाद। चलिए बच्चों, तो अब ना आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, बढ़िया से करना, पहला पेपर है, बिंदास लेना। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं फिर मंडे को अपन। और मैथ्स में क्या करके जाना है आज, केवल फंक्शन की कॉपी रिवाइज करनी है, और आईटीएफ में भी केवल और केवल कॉपी रिवाइज करनी है, कोई शीट वेट कुछ नहीं लगानी है। ठीक है, केवल कॉपी रिवाइज करनी है, सवाल खुद करके लिखना है, सवाल समझना है। इतना टाइम हमारे पास है, इतना हम करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, बाय बाय, टेक केयर।